नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे फर्स्ट रैंक इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको सभी को पता है कि फर्स्ट रैंक इंस्टीट्यूट का 4x1 कोड डालकर आप लोग हम लोगों से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में बात कही थी कि वायुमंडल की बात हमने फर्स्ट लेक्चर में अपने की थी। ठीक, तो वायुमंडल का निर्माण कैसे होता है, वायुमंडल का कंपोजिशन क्या क्या है और वायुमंडल में CO2 का इंपैक्ट क्या पड़ता है, इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर लेते हैं एक बार कि मैंने आप लोगों को क्या क्या चीजें बताई थी। उन चीजों पे एक बार यदि आप लोग फोकस कर लेते हैं, एक एनिमेशन के थ्रू हम लोग चीजें देखें यदि, तो यहां पर आप लोगों को एक एनिमेशन के थ्रू चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम वो चीजें देखते हुए आगे बढ़े। तो सबसे पहले जो चीजें हैं हम लोगों की, ये हमारा यदि हम इसे देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा अगर ध्यान देते हैं तो ये हमारा वायुमंडल है। और वायुमंडल ये पृथ्वी और ये पृथ्वी का वायुमंडल है। ठीक है, यही चीजें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई भी थी कि हमारा पृथ्वी का ये वायुमंडल है और इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, आर्गन है, नियॉन है, हीलियम है, ओजोन है। ये सभी हमारे वायुमंडल के क्या हैं, हिस्से हैं। और हमारे वायुमंडल में किस पार्ट में क्या क्या और कितना कितना है, इन चीजों पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और वही चीजें आपकी स्टेप बाय स्टेप आपके 78% नाइट्रोजन है, 21% आपका ऑक्सीजन है और 1% आपका क्या है, अदर गैसेस है, जिसमें आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, आर्गन है। इन सब चीजों को हमने पढ़ लिया है पहले लेक्चर में। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो फर्स्ट लेक्चर देख ले तो उनको क्लियर हो जाएगा। यहां पर मैं बस आपको एक मोटा मोटा ब्रीफ कर रहा हूं कि आप लोग चीजें बस समझते हुए चले। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट पर चलते हैं और नेक्स्ट पर देखते हैं। हम लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कही थी। किसकी बात कही थी हम लोगों ने, ग्रीन हाउस इफेक्ट पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आखिर कैसे बनता है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि याद हो, वहां पर आप लोगों ने यदि ध्यान दिया हो, मैंने कहा था कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट वेव्स कहते हैं। कौन सी, लघु तरंगे कहते हैं। ये याद रखिएगा, सूर्य से आने वाली किरणों को मैंने लघु तरंगे कहा था और उनको मैंने बताया था कि ये सोलर रेडिएशन, इनको क्या कहते हैं, सोलर रेडिएशन कहते हैं। और इनको लघु तरंगे ही, ये शॉर्ट वेव्स क्यों होती हैं, इसका भी रीजन आप लोगों को बताया था कि कोई भी चीज जितनी ज्यादा गर्म होगी उससे निकलने वाली तरंगे कैसी होंगी, उतनी ज्यादा ठंडी तरंगे होंगी। तो यहां पर मैंने आप लोगों को शॉर्ट वेव्स का रीजन बताया था। और सूर्य से निकलने वाली जो रेडिएशन होगी वो शॉर्ट वेव्स होगी। और जो आपकी धरातल से निकलने वाली तरंगे होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव्स कहते हैं या भौमिक विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं, भौमिक विकिरण। हिंदी में कहते हैं सोलर रेडिएशन को सौरीय विकिरण कहते हैं हम लोग। ये हम लोगों को इतनी चीजें क्लियर हैं। ठीक, और यदि हम यहां पर देखें तो किसकी बात कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात कर रहे हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की जो पृथ्वी से निकलेगी उसे आप टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहेंगे। वो पृथ्वी से निकलने वाली तरंगों की बात है। यदि हम यहां पर फोकस करें तो यहां हम लोगों को दिखाई देगा कि पृथ्वी से निकलने वाली तरंगे कैसी हैं और कैसे ये वर्क करती हैं। ठीक है, तो हम इसको देखें तो इसमें आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस वर्क कैसे करती हैं प्रॉपरली। तो इनको हम लोगों ने जान लिया है, पढ़ा है अभी तक के चीजों में। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कुछ अपनी अलग जो हम लोगों की क्लासेस हुई। लास्ट क्लास आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। अभी मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था ये सारी चीजें। ठीक है, तो वहां से आप लोगों ने ये सब
देखा हुआ है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट पर चीजें समझते हैं कि आखिर CO2 को मैंने लास्ट पॉइंट पर आप लोगों को CO2 के बारे में एक्सप्लेन किया था। किसके बारे में? आप पॉइंट याद रखिएगा, मैंने एक्सप्लेन जो किया था वो लास्ट पॉइंट जो हमारा था वो था CO2 पर। CO2 का वायुमंडल पर प्रभाव बताया था मैंने। प्रभाव इंपॉर्टेंट है, घुमा के प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी आप लोगों के प्रश्न आते हैं। तो आप लोगों को वायुमंडल इसका प्रभाव की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं इसी पे, थोड़ी देर चीजों को और अच्छे से इस पे सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है, यदि CO2 पृथ्वी पर आती है तो CO2 यदि पृथ्वी पर है, CO2 से क्या होगा हम देखें तो CO2 से आप लोगों को जो मैंने बताया है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया था उस क्लास में कि पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का ताप क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ये पृथ्वी की ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देता है और सौर विकिरण को पृथ्वी के अंदर आने देता है, जिससे कारण क्या होता है, पृथ्वी के टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और जब ये तापमान बढ़ता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हिंदी में इसी को जो भी एक बार हिंदी देख लीजिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होती है, यही आगे चलकर क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। जब ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जब पृथ्वी का ताप निरंतर बढ़ता चला जाता है, निरंतर बढ़ता चला जाता है, उसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसमें क्या होगा, ग्लोबल मतलब क्या हो गया, विश्व। इसका मतलब क्या हुआ, ग्लोबल का मतलब हो गया विश्व। वार्मिंग का मतलब हो गया ताप में वृद्धि, विश्व के ताप में वृद्धि। अर्थ यही निकल रहा। अर्थात यदि हम अर्थ देखें, अर्थात पृथ्वी के ताप में वृद्धि की बात करें, अर्थात पृथ्वी के ताप में वृद्धि, यहां पर यदि हम देखें तो इसमें क्या हो जा रहा, अर्थात पृथ्वी के ताप में वृद्धि की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो मैंने कहा कि CO2 की मात्रा यदि बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, CO2 की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो ये कंडीशन बनती है। ये याद रखिए कि यदि CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है तब ये कंडीशन बनती है। अगर यहीं पर मैं ये कहूं कि CO2 की मात्रा में, किसकी, CO2 की मात्रा में यदि कमी आ जाए, यदि कमी आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि CO2 का कांस्टेंट लेवल अगर हम देखें, CO2 का कांस्टेंट लेवल कितना है, CO2 का कांस्टेंट लेवल 0.03 है। इतना CO2 की यदि मात्रा है, यदि CO2
CO2 की मात्रा इतनी है तो नुकसान नहीं है। तो ये याद रखिएगा, तो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन यही मात्रा 0.6% बढ़ गई, मतलब 0.3 यदि हम देखें तो यहां पर इंक्रीज कितना हुआ, 0.03% इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज हुआ मतलब वृद्धि हुई। अब वृद्धि हुई तो क्या कर दे रहा है CO2, ताप में वृद्धि कर दे रहा है, ताप में वृद्धि कर दे रहा है। क्लियर है, ये क्या कर दे रहा, ताप में वृद्धि कर दे रहा। यदि CO2 को ताप में वृद्धि हो रही, और यहीं पर यदि मैं ये कहूं कि 0.03 से यदि CO2 की मात्रा कम हो जाए तो वायुमंडल में क्या इंपैक्ट पहुंचेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्या इंपैक्ट पहुंचेगा उस पे। जब हम वायुमंडल में क्या होगा, CO2 की मात्रा कम करते तो इंपैक्ट क्या होगा, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। इंपैक्ट क्या होगा, तो यहां पर इंपैक्ट क्या हो जाएगा। अब ये देखिए, CO2 0.03 था, इससे इतना कांस्टेंट लेवल है, अब इससे हमने गिरा दिया, CO2 की मात्रा कम कर दी। यहां पॉइंट बना के लिख लीजिएगा CO2, क्योंकि बाद में क्लास में तो समझ में आ जाता है, लेकिन क्लास के ओवर होने के बाद हम चीजें रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए लिख लीजिएगा CO2 की मात्रा कम होने पर, ठीक है। अब CO2 की मात्रा कम हो गई, मतलब मैं यहां पर कहूं 0.02% हो गई आपके वायुमंडल में। किसमें, वायुमंडल में CO2 की मात्रा क्लियर है, CO2 की मात्रा कम हो गई। अब जब CO2 की मात्रा कम हो गई तो बाबू अब ये समझिए, यहां पर क्या है, यहां पर आपका CO2 कम हुआ है, तो निश्चित रूप से जब CO2 बढ़ा था तो ताप में वृद्धि हुई थी। CO2 कम होगा तो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, ताप में कमी आ जाएगी। फटाक से समझिए, इसमें क्या हो जाएगा, जब CO2 की मात्रा कम होगी तो क्या हो जाएगा, तो ताप में कमी आ जाएगी, ताप में कमी आ जाएगी। ठीक, अर्थात जो तापमान पृथ्वी का है उससे तापमान गिर जाएगा। अर्थात पृथ्वी का जो तापमान है, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, तापमान है वह गिर जाएगा। अब गिरने से क्या होगा, पृथ्वी में आपके ध्रुवीय क्षेत्रों में मोटी मोटी बर्फ जम जाएगी, तो पृथ्वी गिर जाएगा, तापमान है वह गिर जाएगा। अब तापमान गिरा है तो निश्चित रूप से अब आप इस पे सोचिए कि आपका तापमान यहां पर गिर गया। मान लीजिए, सपोज करिए कि आपकी पृथ्वी का तापमान, हम इसकी बात करते हैं, ग्लोब में चलते हैं, फटाक से आप लोग आइए और ग्लोब से जानने की कोशिश करते हैं कि ग्लोब भाई क्या बता रहा है हमारा। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये इक्वेटर है, सभी को पता है, कोई डाउट नहीं है हम लोगों को। चलिए,
ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्लोब है। हम इसकी बात करें, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री साउथ है बेटा। इसे हम इक्वेटर कहते हैं, या भूमध्य रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक, या फिर भूमध्य रेखा, या फिर हम इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। अब ये नॉर्थ की बात है, ये क्या है, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध। इसे क्या कहते हैं बेटा, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो निश्चित रूप से टेम्परेचर कम हुआ है, मतलब ये पूरा का पूरा जोन क्या हो जाएगा आपका, चाहे उत्तरी हो और चाहे दक्षिणी हो, क्योंकि यहां सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा तिरछी पहुंचती हैं और CO2 की मात्रा भी कम हो गई। तो CO2 की मात्रा कम हो जाने से तापमान में कमी आई है। तो ये आपके ध्रुवीय क्षेत्र जो होंगे, ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ से पूरी तरह से जम जाएंगे, बर्फ से पूरी तरह से जम जाएंगे। ये दोनों क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, हम दोनों ही क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र। अब जो आपका यहां पर क्या है, इसे हम क्या कह रहे हैं, 23.5 डिग्री, इसे हम 23.5 नॉर्थ, इसे 66.5 नॉर्थ, ठीक, इसे 23.5 साउथ, इसे 66.5 साउथ। इसे हम लोगों ने कहा दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध की बात कर ली। अब देखिए यहां पर भी इन पूरे गोलार्ध में क्या हो जाएगा, यहां पर भी तापमान में कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, यहां पर भी इस पूरे रीजन में देखिए, इसमें भी क्या हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए इंपैक्ट क्या है, CO2 यदि बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक, यदि कम होती है तो पृथ्वी के तापमान को कम कर देती है, ठीक है। तो हमें CO2 कितनी चाहिए, हमें CO2 हमेशा कांस्टेंट लेवल पर इतनी CO2 की मात्रा हमारी पृथ्वी के लिए अनिवार्य चाहिए, ना कि इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। यदि ऊपर जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, यदि नीचे जाती है तो हिमयुग लाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। किसके लिए, हिमयुग आ सकता है। कैसे आ सकता है, यदि यही 0.01% या इससे भी माइनस में चली जाती है CO2 की मात्रा, तो CO2 की मात्रा जब एकदम माइनस में पहुंच जाएगी तो भी इंपैक्ट आपकी पूरी पृथ्वी पर डालेगी। वो क्या हो जाएगी, पृथ्वी का तापमान कांस्टेंट नहीं रहेगा और पूरी तरह से जैसे ही CO2 घटेगी पृथ्वी इनबैलेंस हो जाएगी और जम जाएगी, ठीक है। तो एक चीजें हैं। दूसरी चीज यहां पर इंपैक्ट क्या होता है कि CO2 को नियंत्रित कैसे किया जाए, CO2 की मात्रा को वायुमंडल में नियंत्रित कैसे किया जाए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, CO2 की मात्रा को, CO2 की मात्रा को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से जो प्रश्न पूछा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, वो यहीं से आपके आंसर आएंगे। अब दिमाग आपको लगाना है। सपोज मैं कहूं ये क्या है, ये जंगल है, जंगल का मतलब क्या है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका ये वाला एरिया है, ये आपका शहर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र है,
ठीक है, हम 3 जगह की चीजें लेते हैं। तो CO2 सबसे ज्यादा कहां पर कंज्यूम किया जाएगा, कहां पर अवशोषित किया जाएगा? तो यहां पर पेड़ों की यदि हम संख्या देखें, आप यहां पर देखेंगे कहां पर, जो जंगल वाला क्षेत्र है, यहां CO2 सबसे ज्यादा अवशोषित की जाएगी, ज्यादा अवशोषित की जाएगी। क्लियर है? शहर है, यहां पर पेड़ों की संख्या कम और मकानों की संख्या ज्यादा होगी। यहां पर क्या हो जाएगा, पॉइंट बना लीजिए, यहां पर पेड़ों की संख्या कम होगी, परंतु मकानों की संख्या ज्यादा है, मकानों की संख्या ज्यादा होगी, ठीक। अब जब मकानों की संख्या ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप लोग एसी यूज कर रहे हैं, यहां पर एसी भी चल रही है, यहां पर फ्रिज भी यूज हो रहा है, यहां पर परफ्यूम भी पर्याप्त मात्रा में यूज हो रहा है, ठीक है। यहां पर डीओ भी पर्याप्त मात्रा में, यहां कॉस्मेटिक सामान जो लाली लिपस्टिक लड़कियां लगाती हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में यूज हो रहा है शहरों में, लेकिन इनको कंज्यूम करने के लिए पेड़ों की संख्या ना के बराबर। तो यहां पर क्या हो जाएगी, CO2 की मात्रा में वृद्धि होगी, ठीक। अब CO2 की मात्रा में यहां पर वृद्धि हुई है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, CO2 की मात्रा में वृद्धि अर्थात तापमान में वृद्धि, ठीक। अब आप देखिए तो शहरों का तापमान चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, ग्रामीण क्षेत्रों जंगल के क्षेत्रों से ज्यादा तापमान कहां पर पाया जाता है, शहरी क्षेत्र में। क्यों पाया जाता है, उसका रीजन जो आप लोगों के सामने है वो स्पष्ट है कि यहां पर तापमान ज्यादा क्यों पाया जाता है, उसका रीजन है। दूसरा, यहीं पर ये तो नॉर्मल चीजें, यहां पर मोटर बाइक, मोटरसाइकिल, कार, ठीक, ये भी चीजें चल रही हैं आपकी, मोटरसाइकिलें हैं, कार हैं, आपके और भी चीजें हैं जो यूज कर रहे हैं आप, ठीक। इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं, बहुत से चीजें ऐसे काम हो रहे हैं जहां से आपका CO2 भट्ठे लगे हुए हैं, उससे भी CO2 का उत्पादन हो रहा। CO2 का उत्पादन होगा तो ताप में वृद्धि होगी, और ताप में वृद्धि होगी तो शहर क्षेत्र जलेगा ही जलेगा। कॉमन सी बात आई। अब इसको, ताप को नियंत्रित करना है हमें कि CO2 की मात्रा कैसे नियंत्रित किया जा सके। तो आप लोग देखते होंगे शहरों में अब क्या हो गया है, रोड बनी है, रोड के दोनों बीच में एक मोटा सा डिवाइडर बना दिया गया है, यहां पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। ये पेड़ क्यों लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। किसके लिए, आपके CO2 की मात्रा को, CO2 की मात्रा को कम करना है। क्या करना है, कम करना है। याद रखिएगा, ये CO2 की मात्रा को कम करना है, और कम करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर पेड़ पौधे लगाएंगे। क्या लगा रहे हैं, पेड़ पौधे। क्योंकि पेड़ पौधों से क्यों कम होगा, क्योंकि CO2 प्लस सनलाइट प्लस वाटर मिलाकर ये क्या बनाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और वायुमंडल को क्या देते हैं, आपके वायुमंडल को क्या देते हैं, वायुमंडल को ऑक्सीजन O2 प्रदान कर देते हैं,
देते हैं। तो जितने ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे, जितने ज्यादा पेड़ों को लगाया जाएगा, CO2 को उतना ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, हम चिमनियों को लंबा बनाए, उसमें आप टेक्निकल तरीके से उसमें CO2 की मात्रा को, फ्लाई ऐश की मात्रा को निकलने से रोका जा सकता है, वो भी यूज करें। और सबसे ज्यादा आसान तरीका है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की संख्या में वृद्धि करें। जब पेड़ों की संख्या में वृद्धि होगी तो नो डाउट वहां पर क्या हो जाएगा, जब पेड़ में वृद्धि हो जाएगी तो वहां पर पेड़ों के साथ साथ क्या हो जाएगा, CO2 को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाएगी और O2 आपके पूरे वायुमंडल में पहुंचती रहेगी। इसीलिए आपको याद होगा जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें कहा जाता है CO2 की मात्रा को नियंत्रित करिए, और हर देश को कहा गया है कि 33% वन, कम से कम 33% वन हर देश के पास होने चाहिए। ठीक, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब यही कारण है, इतनी चीज क्लियर हो गई कि CO2 को कैसे हम रोक सकते हैं। ठीक, CO2 को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, प्रारंभिक नहीं कहते हैं, ये याद रखिएगा। CO2 को हम ग्रीन हाउस कहते हैं लेकिन प्रारंभिक ग्रीन हाउस गैस नहीं कहते हैं। याद रखने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब यहां पर यदि हम बात करें तो आपको पता है ये आपका ठीक है, यदि हम इसे कह दें सूर्य, ये हमारा सूर्य हो जाएगा। ठीक, सूर्य के जस्ट बगल में कौन है, बुध है, तो बुध कह दीजिए इसे। बुध के बगल में कौन है, आपके शुक्र है, शुक्र है। अब ये पीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहीं पर आए हैं तो यहां पर डिस्कस करते हुए चले चले, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपकी पृथ्वी हो जाएगी, और ये बगल में आपका मार्स है या मंगल ग्रह, मंगल है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे ज्यादा यदि हम देखें तो सबसे करीब यदि देखें तो कौन सा ग्रह है, बुध है, सूर्य के सबसे करीब। सूर्य के सबसे ज्यादा पास बुध है। ठीक है, बुध है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। सबसे पास कौन सा है, बुध है। लेकिन सबसे ज्यादा तापमान की बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तापमान तापमान किसका है, तापमान शुक्र का है, शुक्र का है। क्योंकि पॉइंट बनाइए, क्योंकि शुक्र में पॉइंट बनाइए, फटाफट लिखते चलिए। क्योंकि शुक्र में क्या पाई जाती, CO2 की मात्रा पाई जाती है। क्योंकि शुक्र में CO2 गैस की मात्रा, CO2 गैस, मात्रा मत लिखिए, CO2 गैस पाई जाती है, पाई
जाती है। कई बार आप लोगों से प्रश्न पूछ लेता है कि भैया शुक्र का, बुध का तापमान शुक्र के पास होने के बावजूद भी बुध का तापमान कम है, लेकिन बुध के बाद शुक्र होने के कारण भी और शुक्र का तापमान ज्यादा है। तो क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां CO2 की मात्रा ज्यादा है, और जब CO2 की मात्रा जहां पर भी ज्यादा होगी वहां पर अपने आप टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर CO2 की मात्रा लगभग अभी कंट्रोल चल रही है। यदि CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई या CO2 की मात्रा कम हो गई तो हम क्या कर जाएंगे? कोलैप्स कर जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीजें, धैर्य से चीजों को समझिएगा, पढ़िएगा, तब चीजों को आनंद के साथ चीजें पढ़िए, महसूस करिए। बहुत सब कुछ आपके मजे के लिए हैं। तो याद रखना है कि तापमान ज्यादा होगा, CO2 का परसेंटेज ज्यादा होगा तो क्या होगा? CO2 को कम होगा तो क्या होगा? और CO2 को नियंत्रित करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा? यदि CO2 को नियंत्रित करना है तो पेड़ पौधे आप लगाएंगे। जैसे जैसे पेड़ों की संख्या बढ़ेगी CO2 नियंत्रित होगी। अब जब CO2 नियंत्रित होगी, याद रखिएगा, CO2 नियंत्रित तो ग्रीन हाउस गैस की मात्रा कम होगी। ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में कमी। अब ये जब कम होगा तो निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन आपके यहां नहीं बनेगी, आपकी पृथ्वी सेफ रहेगी। याद रखने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट था। इस पे हम लोगों ने शायद मेरे हिसाब से अब CO2 से रिलेटेड या गैस में CO2 से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। हम लोगों ने बात कही थी, मैंने जो कंपोजिशन की बात कर रहे थे, हम लोग किसकी बात कर रहे थे? कंपोजिशन की बात कर रहे थे। वहां पर नेक्स्ट पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में मैंने आपको जल वाष्प या वाटर वेपर, जल वाष्प दूसरा पॉइंट बताया था। तो अब हम अपने लेक्चर में जल वाष्प की तरफ चलेंगे। जल वाष्प का इंपैक्ट आपके वायुमंडल पर क्या पड़ता है? क्वेश्चन लिख लीजिए, जल वाष्प का प्रभाव हमारे वायुमंडल में किस प्रकार से पड़ता है। ठीक है, किस प्रकार से पड़ता है। अब इसी में व्याख्या भी हो जाएगी, इसी में संक्षिप्त टिप्पणी भी हो जाएगी, इसी में एनालाइज भी हो जाएगा, इसमें क्रिटिकली एग्जामिन भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एक एक टॉपिक को ऐसा पढ़ना है कि यदि GS में भी पूछा जाए तो ऑप्शनल पढ़ते पढ़ते हम उसे मार दें। क्लियर है? क्योंकि जो चीजें हमने महसूस की हैं अपने तैयारी प्रिपरेशन के दौर में, वही चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, वैसे ही आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। क्योंकि जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की थी, शायद हम लोगों के टीचर इतना खुल के नहीं बताते थे। बहुत सी चीजें होती थी, नहीं आती थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आप लोगों के सामने वो चीजें नहीं आएंगी। मेरी तरफ से कोशिश यही होगी कि मैं आप लोगों के साथ वैसे ही जुड़ूं जैसे कि हम अपने तैयारी में अपने साथ जुड़े हुए थे। चलिए आते हैं अपने भूमिका पे आते हैं। सबसे पहले कथा कहानी तो चलती रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, अर्थ है। क्लियर है? ये हमारी अर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट पे यदि हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सूर्य देवता भी तो आने चाहिए। तो हम बात करते हैं सूरज की। चंदा है तो ठीक है, सूर्य देवता को आप लोगों ने देख लिया। अब सूर्य देवता क्या प्रभाव डालेंगे? ठीक है, मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है, ये सूर्य है, और यहां पर
ठीक है, ये क्या हो गया, इसको हमने क्या कहा, ये आपके वायुमंडल में, इसे ये क्या है, जल वाष्प है, जल वाष्प। वायुमंडल में, आपके वायुमंडल में ये जल वाष्प स्थित है। कहां पर है, ये याद रखिए क्योंकि वायुमंडल में है। ठीक है, सूर्य की किरणें ठीक है, यहां से सूर्य की किरणें निकलेंगे, सोलर रेडिएशन चलेगा कि नहीं आएगा। तो सोलर रेडिएशन जब वर्क करेगा यहां पर, तो सोलर रेडिएशन में क्या होगा, सौरीय विकिरण नीचे आई और नीचे आने के बाद जल वाष्प से टकराने के बाद पुनः अनंत आकाश में चली गई। इसमें क्या हो रहा है, सोलर रेडिएशन तो चल रहा है, लेकिन ये जलवाष्प से टकराकर वापस चला जा रहा है। क्या हो रहा है, जलवाष्प से टकराने के बाद वापस पुनः अनंत आकाश में चला जा रहा है। लेकिन जहां से भी स्पेस यदि इनको इनके बीच मिलता है, वहां से सौरीय विकिरण अंदर आती है। तो यहां पर जलवाष्प के होने पर क्या होगा, जलवाष्प जब वायुमंडल में, पॉइंट बना के लिख लीजिए, जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होती है, जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होती है, तो सौरीय विकिरण पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। क्या होता है, जलवाष्प की वायुमंडल में वाष्प होता है तो सौरीय विकिरण पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं, याद रखिएगा कि सौरीय विकिरण जो होती हैं वो हमारी पृथ्वी तक सौरीय विकिरण नहीं आ पाती हैं। क्यों, क्योंकि ये जलवाष्प से टकरा रही हैं और जलवाष्प से टकराकर ही क्या हो जा रही है, अनंत आकाश की तरफ चली जा रही है। कहां चली जा रही है, अनंत आकाश की तरफ। अब इसमें क्या होता है, जब ये टकराती हैं तो ये सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। जलवाष्प क्या कर लेता है, सूर्य से आने वाली किरणों की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। तो पॉइंट बनाइए, यहां लिखिए, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। याद रखिएगा, अब जब ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा तो निश्चित रूप से इन जलवाष्पों के ताप में वृद्धि होगी। किसमें होगी, ये जलवाष्प में, जलवाष्प के ताप में, वाष्प के ताप में वृद्धि होगी। क्लियर है ना, कि किसके, जलवाष्प के ताप में वृद्धि होगी, लेकिन पृथ्वी के तापमान में वृद्धि नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि ये सूर्य की विकिरण कहां तक नहीं आ रही, पृथ्वी पर नहीं आ पा रही है, जिससे नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिए, इसके द्वारा परंतु, यहां पर लिखिए परंतु पृथ्वी के तापमान में, परंतु पृथ्वी के तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती है। याद रखिएगा कि पृथ्वी के तापमान में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि सौरीय विकिरण तो प्राप्त ही नहीं हो रहा है ना। तो जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, पृथ्वी का टेम्परेचर वैसे का वैसा बना रहेगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आना चाहिए कि अब तो सूर्य वाली बात तो हो गई कि आपने सूर्य की बातें तो समझ ली कि भैया हाँ ठीक है, सूर्य तो नहीं है, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं आ पाएंगी। जलवाष्प यदि रहेगी या जलवाष्प के बादल का निर्माण, यदि पृथ्वी के ऊपर बादलों का निर्माण रहेगा तो नीचे से क्या होगा,
सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक नहीं आ पाएगी, यह अर्थ है। ठीक है, अब हमने सूर्य का तो देख लिया, अब सूर्य के बाद तो हमें पृथ्वी का भी तो देखना है। अब पृथ्वी भौमिक विकिरण का उत्सर्जन करेगी। क्या करेगी? पृथ्वी रात्रि के समय में पृथ्वी क्या कर रही है बेटा? पृथ्वी भौमिक विकिरण का उत्सर्जन कर रही है। क्या कर रही है? पृथ्वी रात्रि के समय में भौमिक विकिरण का उत्सर्जन कर रही है। पृथ्वी रात्रि के समय में क्या कर रही है? भौमिक विकिरण का उत्सर्जन कर रही है। क्लियर है? अब रात्रि के समय में ये क्या है? ये जल वाष्प है, जल वाष्प। यदि यहां पर बादल वर्ड भी यूज कर देना तो क्लाउड में भी जल वाष्प होती है। ठीक है, तो ये बादल भी याद रखिएगा कि बादल भी यदि यूज करता है तो आप लोगों को परेशान नहीं होता है, क्लाउड में भी जल वाष्प ही होती है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर अब आपको समझना है कि जब यह जलवाष्प से पृथ्वी की भौमिक विकिरण टकराती हैं तो क्या होगा? तो जलवाष्प इससे भी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यहां पर क्या करेगा? जलवाष्प पृथ्वी की ऊष्मा को भौमिक विकिरण के द्वारा पृथ्वी की ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेता है। जलवाष्प पृथ्वी की भौमिक विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा निकलती है, जो पृथ्वी की ऊष्मा निकलती है, उसको अवशोषित ऊष्मा निकलती है, उसके कुछ भाग को क्या कर लेता है? उसके कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। फटाक से पॉइंट बना के उसके कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, क्या कर लेगा? उसके कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, और जब कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है उसके बाद क्या करता है? यह भौमिक विकिरण को भी पुनः पृथ्वी पर भेज देता है। यह भौमिक विकिरण को पुनः पृथ्वी पर भेज देता है। क्या करता है? पुनः पृथ्वी पर भेज देता है। अब जब ये भेज देता है तो निश्चित रूप से पुनः पृथ्वी पे आ गई, तो इसके तापमान में कभी नहीं आने पाई। क्या हुआ? इससे क्या हुआ? भौमिक विकिरण को अवशोषित कर लेता है और शेष भाग को यह पृथ्वी पर भेज देता है, जिससे पृथ्वी की ऊष्मा भी बाहर नहीं निकलने पाती है, जिससे पृथ्वी की ऊष्मा बाहर नहीं जाने पाती है। क्लियर है? जिससे पृथ्वी की ऊष्मा बाहर नहीं जाने पाती है। अब जब पृथ्वी की ऊष्मा बाहर नहीं गई तो पृथ्वी की ऊष्मा पृथ्वी के अंदर ही रह गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह से जलवाष्प प्रक्रिया करता है तो जलवाष्प को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस। ये अर्थ है, ये आपकी जलवाष्प है। यहां से तरंगे निकलती हैं। ठीक, ये जो भौमिक विकिरण है इसको पुनः पृथ्वी पर भेज देता है। इतनी चीजें आप लोगों को मैंने अभी बताई। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? जल वाष्प। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जल वाष्प। अब यहां पर ये जल वाष्प है, भौमिक विकिरण आई, जल वाष्प पे टकराई और पृथ्वी पर वापस आ गई, तो इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको जल वाष्प को प्राथमिक
प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। ठीक, क्या कहेंगे? प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। अब पृथ्वी के ताप का उत्सर्जन किसके रूप में होता है? भौमिक विकिरण के रूप में होता है। ठीक, किसके रूप में होता है? भौमिक विकिरण के रूप में। यह अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग को पुनः पृथ्वी पर भेज देती है। अभी मैंने आप लोगों को यह रिमाइंड कराया था, यहां पर मैं फिर करा दे रहा हूं कि यहां पर इसको हमने क्या कहा? प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। और CO2 को मैंने बोला था, CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहा हूं, ग्रीन हाउस गैस। ठीक, तो हम किसको? CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं और जलवाष्प को प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक, दोनों में कंफ्यूजन मत करिएगा, तो ये याद रखना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझिए कि मान लीजिए कि पृथ्वी के ऊपर जलवाष्प नहीं है। मान लीजिए कि पृथ्वी के ऊपर जलवाष्प नहीं है, जलवाष्प नहीं। ठीक, अब मैंने बोला कि जलवाष्प है तो क्या होगा? अब जलवाष्प नहीं है तो अब आप देखिए क्या होगा। मैंने कहा मान लीजिए कि पृथ्वी के ऊपर जलवाष्प के बादल नहीं हैं। ठीक है, क्लियर है? जलवाष्प के बादल नहीं है। ठीक, अब हम लोग इसको देखेंगे कि जलवाष्प के बादल नहीं होंगे यदि, तो क्या होगा? तो ये हमारी अर्थ है, बहुत सुंदर सी अर्थ है, बहुत सुंदर सुंदर चीजें भी यहां पर पाई जाती हैं, आप लोगों को पता है। ठीक, जिनके पीछे आप लोग एकदम मोबाइल लिए बैठे रहते हो कि कब मैसेज आए, कब मैसेज आए, किसका आएगा, इसका आएगा, उसका आएगा, तेरा आएगा, मेरा आएगा, होता है ना। तो वो भी तो चीजें रहती हैं। ये लव बर्ड्स हैं भाई, आप लोगों को भी ध्यान देना रहता है। बेचारे क्या करोगे, दिन भर मेहनत करते हो तो कहीं ना कहीं तो एनर्जी देना पड़ता है ना, खर्चा पानी भी तो निकलना चाहिए। अब देखिए, ये आपका क्या हो गया? सन हो गया, ये आपका सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक, अब यहां पर यदि हम देखें, अब मैंने आपको कहा था यहां पर जलवाष्प नहीं है। क्लियर है कि क्या नहीं है? जलवाष्प नहीं है। तो सोलर रेडिएशन जो होगा वो स्पष्ट यहां पर सोलर रेडिएशन होगा कि सूर्य से आने वाली किरणें, बड़ी प्यारी किरणें हैं, वो किरण वाली किरण नहीं है, आज है मेरी किरण। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली किरणें जो हैं, ठीक, वो सीधे पृथ्वी तक आएंगी। क्लियर है? सूर्य से आने वाली सौरीय विकिरण तो यहां पर क्या हो जाएगा? सोलर रेडिएशन या सौरीय विकिरण सीधा पृथ्वी तक पहुंचेगी। क्लियर है? कहां तक पहुंचेगी? सीधा पृथ्वी तक पहुंचेगी। ठीक है, अब पृथ्वी से निकलने वाली जो किरणें होंगी, और ये सौरीय विकिरण कब चलती है? सोलर रेडिएशन की बात करते हैं। तो सोलर रेडिएशन की बात जब भी हम करते हैं तो मैंने ये कहा है कि सोलर रेडिएशन आपका दिन में होता है। कहां पर होता है? दिन में। सौरीय विकिरण पृथ्वी को प्राप्त होता है। ठीक है, दिन की अवधि जितनी लंबी होगी, दिन का टाइम ड्यूरेशन जितना लंबा होगा, उतना ज्यादा सोलर रेडिएशन आपको प्राप्त होगा। यदि
डे छोटा है, यदि हम कहें ठंडी का टाइम है तो दिन की अवधि कम होती है, रात्रि की अवधि ज्यादा होती है, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है नाइट का, तो निश्चित रूप से वहां पर क्या हो जाएगा, सोलर रेडिएशन कम हो जाएगा। और टेरिटोरियल रेडिएशन की बात करें या फिर हम भौमिक विकिरण की बात करें तो भौमिक विकिरण का उत्सर्जन बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए ये चीज आप लोगों को क्लियर है। अब यहां पर बादल नहीं है तो ये रुकेगा नहीं, सीधा पृथ्वी पर आएगा, और पृथ्वी पर आएगा तो निश्चित रूप से पृथ्वी के ताप में वृद्धि कर देगा। क्लियर हो जाएगा कि ये पृथ्वी के ताप में वृद्धि करेगा निश्चित रूप से। अब यहीं पर मैं ये बोलूं कि यदि ये हो गया कि इसने पृथ्वी के ताप में दिन में वृद्धि की है, अब रात्रि में क्या होगा, भौमिक विकिरण के द्वारा, भौमिक विकिरण के द्वारा पृथ्वी की ऊर्जा या ताप अनंत आकाश में चला जाएगा। अब ये चला जाएगा तो क्या होगा, तो पृथ्वी की रात्रि के समय में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रात्रि के समय में पृथ्वी का ताप गिर जाएगा। रात्रि के समय में पृथ्वी का तापमान गिर जाएगा। क्लियर है? तो पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा, रात्रि के समय में पृथ्वी का तापमान गिर जाएगा, और जब पृथ्वी का तापमान गिरेगा अर्थात पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। ठीक, पृथ्वी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि दिन में पृथ्वी ताप ग्रहण करती है और रात्र में पृथ्वी उत्सर्जन करती है। यदि यहीं पर बात करें तो उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, यदि हम उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान की बात करें, तो अब उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान की बात करते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान में आप दिमाग लगाइए, वहां पर दिन का तापमान ज्यादा होता है। क्या होता है, यहां पर दिन का तापमान, यहां पर दिन का तापमान ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है? क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि रेगिस्तान में कभी भी आपको जलवाष्प के कण नहीं मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो ना के बराबर जलवाष्प के कण होते हैं। ये याद रखिएगा। तो रेगिस्तान में क्या होता है, जलवाष्प के कण ना के बराबर पाए जाते हैं, और पाए भी जाते हैं तो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका उपयोग उस तरह से नहीं हो पाता। तो यहां पर दिन का तापमान क्या हो जाएगा, दिन का तापमान ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सोलर रेडिएशन को रोकने वाले अवरोधक बीच में नहीं है। जब अवरोधक नहीं होगा, मान लीजिए मेरे घर में है, मेरे घर में दरवाजा ही नहीं है, तो कोई भी बाहर से आएगा सटाक से मेरे कमरे में आ जाएगा। दरवाजा ही नहीं है भाई, अवरोधक नहीं है। रोकने के लिए अवरोधक होना चाहिए, कोई एक बीच में। आप लोग किसी के साथ हो, किसी क्रियाकलाप में बिजी होते हो, तो दरवाजा अच्छे से बंद करके बैठते हो ना, कि नहीं कोई आएगा तो तुरंत कमरे में ना आ जाए।
जिस काम में लगे मन लगा के लगे रहे आधा एक घंटा तक, ठीक है। तो उस काम के लिए भी तो आपने अवरोधक तैयार किया ना कि काम करना है आपको, तो अवरोधक है आपके पास। और जब यहां पर सोलर रेडिएशन को पृथ्वी तक आने के लिए रेगिस्तान में अवरोधक नहीं है, तो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर ज्यादा तेजी से पड़ेंगी तो टेम्परेचर को क्या कर देंगी, इंक्रीज कर देंगी, तापमान को बढ़ा देंगी, ठीक है। दिन के समय में रेगिस्तान में क्या हो जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। यही सेम चीज रात्रि के टाइम पे क्या होता है, रात्रि के समय में तापमान -1 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है। क्या आ जाता है, तापमान -1 डिग्री से लेकर -5 डिग्री तक चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि रात्रि में आपका क्या होता है, भौमिक विकिरण का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, रात्रि के समय में भौमिक विकिरण का उत्सर्जन होता है। तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, पृथ्वी रात्रि के समय में क्या करती है, उसको अनंत आकाश में उत्सर्जित कर देती है, अनंत आकाश में छोड़ देती है। यही कारण है कि जल वाष्प अत्यधिक जरूरी है। क्या है, जल वाष्प जरूरी है। क्लियर है कि जल वाष्प जरूरी है। और यही कारण है कि रेगिस्तानों में दिन के समय का तापमान ज्यादा होता है और रात्रि के समय का तापमान कम्बल ओढ़ने लायक बना रहता है। क्लियर है यहां पर। और नेक्स्ट पॉइंट पर आप लोग ध्यान दीजिए, जहां पर वर्षा ज्यादा होती है वहां पर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग नोट करिए, जहां पर वर्षा ज्यादा वहां पर जलवाष्प ज्यादा। क्लियर है, जहां पर वर्षा ज्यादा होगी वहां पर जलवाष्प ज्यादा पाया जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा, ठीक। क्यों, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब ये जलवाष्प है, जलवाष्प के बारे में आप लोग जान ही चुके हैं, ठीक। तो पॉइंटर्स में आप लोग जानते चलिए, अब चीजें एक्सप्लेन कर दिया हूं, समझा दिया हूं, तो अब आप लोग बस पॉइंटर्स में जान लीजिए कि मान लीजिए कि जहां पर जलवाष्प वर्षा ज्यादा हो गई वहां पर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा हो जाएंगी। वहां पर बादलों का, वहां पर आपके जलवाष्प की मात्रा रहेगी, वो सूर्य से आने वाली किरणों को क्या कर देगी, उससे टकराएंगी, अवशोषित करेगी उसकी ऊष्मा की मात्रा और पुनः उसे परावर्तित कर देगी। पृथ्वी से निकलने वाली किरणों की मात्रा जो भौमिक विकिरण होती है उससे निकलने वाली जो ऊष्मा होगी उसको अवशोषित करेगी और पुनः पृथ्वी पर भेज देगी। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए ठंड के मौसम में रात बहुत अधिक ठंडी लगती है। यही कारण है कि ठंडी में क्या होता है, यदि हम ठंड में देखें तो ठंड शाम को कम लगती है, लेकिन 2 से 5-6 बजे के बीच में 7 बजे तक में आप देखते हैं ठंड ज्यादा लगती है। क्यों, क्योंकि भौमिक विकिरण के द्वारा आपकी ऊष्मा जो होती है वो कहां चली जाती है, अनंत आकाश में चली जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, ठंड ज्यादा हो जाती है। यदि उसी समय यदि बादलों का निर्माण हो जाता है तो हमें ठंड कम लगती है। क्यों, क्योंकि अवशोषित जो ऊर्जा है वो किसके द्वारा, जलवाष्प के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, सोलर रेडिएशन की।
पृथ्वी की, लेकिन पृथ्वी की ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। और जब पृथ्वी से ऊष्मा बाहर नहीं निकलती है तो वह ऊष्मा किस रूप में, एक ब्लैंकेट, एक कंबल के रूप में कार्य करती है। ये याद रखिएगा, किस रूप में कार्य करती है, वो एक कंबल के रूप में हमारे लिए कार्य करती है जलवाष्प ठंड के मौसम में। ठीक, अवरोधक आ गया तो निश्चित रूप से तापमान नहीं गिर पाता है, इसलिए आकाश में बादल छाते हैं तो ठंड कम लगती है। ये याद रखिएगा, जब भी आकाश में बादल, आकाश में जब बादल छाते हैं तो ठंडियों में ठंड कम लगती है, ठंड कम लगती है। क्यों ठंड कम लगती है, क्लियर हो गया, क्योंकि जलवाष्प क्या कर देगी, बादल हैं तो बादलों का मतलब है जलवाष्प। अब जलवाष्प उधर से ऊष्मा आने नहीं देगी, पृथ्वी की ऊष्मा जाने नहीं देगी। वही है ना कि मैं तुझे अपना बनने नहीं दूंगा और मुझे तुझसे किसी से और की बनने नहीं दूंगा ना। क्लियर है इतनी चीजें। चलिए, और जैसे कि हम भारत की बात करें तो भारत में एक चीज ये याद रखिएगा कि भारत का जो क्षेत्र है, तो भारत का क्षेत्र कुछ ऐसा निर्मित है। ठीक है, हमारा भारत कुछ ऐसा दिखाई देता है आप लोगों को। ठीक, उसका रीजन है कि जब भी हम कोस्टल एरिया की बात करते हैं, यहां पर इस रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, याद रखिएगा कि जब भी हम कोस्टल एरिया की बात करते हैं तो यहां पर क्या है, दोनों तरफ इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। दोनों से क्या हो रहा है, आपको जलवाष्प की मात्रा प्राप्त हो रही है। यहां से भी जलवाष्प और इधर से भी जलवाष्प की मात्रा प्राप्त होती है। अब देखिए, दोनों तरफ से जलवाष्प की मात्रा प्राप्त हो रही, और इन दोनों रीजन में जो आपके कोस्टल एरिया है, यहां पर वर्षा की यदि हम बात करें तो वर्षा लगभग इस पूरे रीजन में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जहां पर वर्षा होती है, मैंने वहां पर बताया था आप लोगों को, जलवाष्प का निर्माण होता है। जहां जलवाष्प का निर्माण होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर निश्चित रूप से सोलर रेडिएशन नहीं होगा, ठीक, टेरिटोरियल रेडिएशन नहीं होगा। जब दोनों ही सिचुएशन नहीं होंगी तो निश्चित रूप से यहां का तापमान सामान्य बना रहेगा। ठीक है, ये याद रखने वाले पॉइंट है, यहां पर तापमान सामान्य रहेगा। तो ये पूरा का पूरा रीजन, ये इसीलिए आप देखते होंगे जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वहां का मौसम लगभग एक जैसा बना रहता है। समुद्र तटीय क्षेत्र का मौसम एक जैसा रहता है। क्लियर है इतनी चीजें कि अब हम लोगों ने इंडिया के कंटेंट में, हमें मेनली हम जब भी पढ़ाई करें तो हमें इंडिया के हमेशा अपने माइंड में इंडिया को रखिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये इंडिया का रेगिस्तान है, ठीक है, ये कौन सा, थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल। ठीक, यहां पर भी क्या हो जाएगा, जलवाष्प की मात्रा नहीं पाई जाएगी। यही कारण है कि गंगानगर हो या फिर जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, यहां पर दिन के समय में तापमान ज्यादा होता है और रात्रि के समय में तापमान लगभग -5 डिग्री के आसपास जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या है, मरुस्थलीय
क्षेत्र है, यहां पर जलवाष्प की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो पूरी चीजें क्लियर हैं, हम लोग चीजों को वैसे समझे जिस तरह से हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, जलवाष्प हो गया और जलवाष्प के बाद एरोसॉल पे आते हैं, और एरोसॉल के बाद हम लोग इस पूरे आपका जो संगठन वाला क्षेत्र है वो पूरा खत्म हो जाएगा, स्ट्रक्चर वाले पे आ जाएंगे, ठीक है। कंपोजिशन खत्म हो जाएगा हम लोगों का। चलिए, थैंक यू, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास पे।